हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं एक मुतवस्सित मगर तालीम याफ्ता घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 4 बहनें और 2 भाई थे। बड़ा भाई ज़हनी तौर पर कमज़ोर था जबकि छोटा होशियार था और वो कारोबार करता था। वालिद साहब इंजीनियर थे। पहले पाकिस्तान में मुलाजमत करते थे मगर तनख्वाह कम थी, लिहाजा कमाने को सऊदी अरब चले गए। वो वहाँ काफ़ी साल रहे और कमाकर पैसे वतन भेजते रहे, जिसकी वजह से हमें आसूदा हाली नसीब हुई और तर्ज ज़िंदगी भी बेहतर हुआ। पहले वो ततील पर आते थे और थोड़े दिन रहकर वापस चले जाते थे। अब हर साल हमें सऊदिया बुलाने लगे। हम इस दिन का इंतज़ार करते थे क्योंकि सऊदिया जाकर हम लोग बहुत खुश होते थे। मेरी तीनों बहनों की शादियां हो गईं और वालिदा बीमार पड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि उनको कैंसर है, ताहम वालिद साहब वतन नहीं आ पाते थे कि बीमारी में मेरी अम्मा और बड़े भाई की देखभाल करना पड़ती। मुलाजमत करना उनकी मजबूरी थी। वो कमाने की खातिर ही परदेस गए थे। परदेस में कमाना आसान नहीं होता, बल्कि वहाँ घर बार से दूरी के बाइस ज्यादा परेशानियां होती हैं। मुसलसल जहन दबाव में रहता है। तभी वालिद साहब भी परदेस की सख्तियां सहते हुए एक रोज अपने खालिक हकीकी से जा मिले। इनको रियाज में हार्ट अटैक हुआ और वो जिंदा घर न वापस आ सके। इस सदमे को अम्मा जान ने दिल पर लिया और वो भी जल्द अपने खालिक से जा मिली। अब घर में मैं और 2 भाई रह गए। एक तो जहनी माजूर था और दूसरा अपने काम में मसरूफ रहता था। इन दिनों में एमए साल अव्वल में थी और यूनिवर्सिटी जाती थी, जबकि हमारी पुरानी मुलाजमा घर संभालती थी। यूनिवर्सिटी जाकर मैं खुश थी क्योंकि यहाँ दिल बहल गया था। 3 लड़कियां अच्छी दोस्त बन गई थीं और घरेलू परेशानियों को उनकी बातें कुछ देर के लिए भुला देती है। पहला साल अच्छा गुजरा था और एमए साल अव्वल का आज आखिरी पर्चा था। इम्तिहान के बाद पार्टी थी और मैं बहुत खुश थी। पार्टी के दिन जब घर वापस आ रही थी, अचानक आतिफ से मुलाकात हो गई। वो किसी काम से यूनिवर्सिटी आया था। आतिफ मेरी अम्मा की सहेली का बेटा था और हमारे घर से थोड़े फासले पर उनका बंगला था। इनकी अम्मा अक्सर मेरी वालिदा के पास आती थी और आतिफ भी साथ आया करता था। यूं मेरी इसके साथ बचपन से दोस्ती थी, बल्कि लगाव कहना चाहिए। हमारे दरमियान अजनबियत भी ना थी क्योंकि बरसों का एक दूसरे के घरों आना जाना था। हम एक फैमिली के अफराद जैसे थे। यूनिवर्सिटी में वो किसी दोस्त से मिलने आया था। मुझे देखकर गाड़ी रोक ली और कहा कि तुमको घर पहुंचा देता हूँ। मैं भी बिला तामुल उसकी गाड़ी में बैठ गई क्योंकि बचपन का साथ था। इनकार की कोई वजह न थी, बल्कि इसको देखकर मैं खुश हो गई थी। जितनी मैं खुश थी, आतिफ इससे भी ज्यादा खुश नजर आ रहा था। गाड़ी में म्यूजिक लगा हुआ था जो हमारे दिलों की तर्जुमानी कर रहा था। आतिफ ने मुझे घर ड्रॉप किया तो मैंने कहा, आतिफ घर भी आ जा करो। वो कहने लगा, किसी दिन जरूर आऊंगा, आज एक दोस्त के यहाँ जाना है। अगले दिन मेरे सेल पर SMS था। ओपन किया तो आतिफ का मैसेज था। इसमें अच्छी ख्वाहिशात का इजहार किया था जिस पर मैं मुस्कुरा रही थी। बहरहाल इस मैसेज से मुझे खुशी हुई जैसे ये कोई ताज़ा झोंका हो। कुछ दिनों बाद नौशीन का फ़ोन आया कि यूनिवर्सिटी रिजल्ट का पता करने चलते हैं। दूसरे रोज़ हम यूनिवर्सिटी गए। वहाँ मुझको बाबर ने चौंका दिया कि वो भी रिजल्ट पता करने आया हुआ था। मुझे लगा कि ये मेरी दोस्त नौशीन की मिली भगत है, वरना ये क्यों आज आया हुआ है। इसके बारे में बता दूं कि ये लड़का अक्सर मुझको देखा करता था। कई बार ऐसा हुआ कि करीब आया, जैसे बात करना चाहता है मगर फिर बात ना कर सका। मैं जान गई कि वो मुझसे बात करना चाहता है, मगर बात इसलिए नहीं करता था कि कहीं मैं बुरा ना मान जाऊं, बस दूर दूर से देखा करता था। मैंने तवज्जो नौशीन की तरफ दिलाई तो इसने कहा, गाजिया इससे बात करके देखो, आखिर क्या चाहता है। रहने दो, मुझे बात नहीं करनी। तभी वो बोली, अरे भाई ये इंसान है, कोई जिन भूत तो नहीं, आखिर बात कर लेने में क्या हर्ज है। मैं सोच में पड़ गई तो उसने एक नंबर मुझको दिया और कहा, फोन पर बात कर लेना। लेकिन फिर इसी वक्त उसने खुद ही अपने सेल पर यह नंबर मिला दिया। पहले मुझे दिया। मैंने कहा कि तुम खुद बात करो। वो हेलो हेलो करता रहा तो नौशीन ने पूछा, क्या हाल है, इतने दिन कहाँ थे। बोला, मुल्तान गया हुआ था, कल ही आया हूँ और यहाँ हॉस्टल में रहता हूँ। तभी नौशीन ने फ़ोन मुझे दिया कि लो बात कर लो। मैंने पूछा,
आपका क्या नाम है? बोला, बाबर। क्यों हमें घूरते हैं? इस सवाल पर हम दोनों फिर खुद ही हंसने लगी। वो समझा कि मजाक उड़ाने को मुझे फोन किया है। इसने फोन बंद कर दिया। वापसी पर नौशीन के घर चली आई तो वहां फिर इसकी कॉल आ गई। मैंने हेलो कहा। वो समझा नौशीन है। कहने लगा, आपकी सहेली मेरा मजाक उड़ा रही थी क्या, इसीलिए उनको अपने फोन मिलाकर दिया था? वो हंस कर कहने लगी, मजाक नहीं उड़ा रही थी, तुमसे कुछ पूछ रही थी, जवाब दे दो। ये कहकर उसने मोबाइल मेरी तरफ बढ़ा दिया और वो बोला, अच्छी सूरत को सभी देखते हैं, मैंने देखा तो क्या गुनाह किया? अच्छा खैर मुआफ किया, आइंदा नहीं देखना। अच्छा आइंदा नहीं देखूंगा, अब नजर आएंगी तो आंखें बंद कर लूंगा। वो काफी बजला संज था। मुझे इसका जवाब बुरा नहीं लगा, ताहम मैंने फोन बंद कर दिया। शाम को मैं घर में बैठी थी और चाय पी रही थी कि मोबाइल पर कॉल आ गई। मैंने पूछा कौन? जवाब मिला, मैं हूं बाबर, मेरी कॉल पर अपना राज तो नहीं है? नहीं कहो क्या कहना चाहते हो? मैं आंखें बंद नहीं कर सकता, जब आंखें बंद हो जाएंगी तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। खूब, मैंने कहा, तुम अपनी आंखें खुली रखो तो बेहतर है। बहरहाल इसके बाद हमारी फोन पर बातें होने लगी क्योंकि वो गुफ्तगू बहुत खूबसूरत करता था कि इसकी बातें सुनकर दिमाग मुअत्तर हो जाता था। अब यूनिवर्सिटी खुल गई थी और खाली पीरियड में अक्सर में नौशीन और बाबर इकट्ठे होते। हम चाय वगैरह भी इकट्ठे पीते थे। एक दिन नौशीन न आई तो उसकी गैर मौजूदगी में बाबर कहने लगा, गाजिया, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था और काफी दिनों से इरादा करके रह जाता हूँ। जी करता है, आज कह दूं? कह दो, मैंने भी शान बेनियाजी से कहा। गाजिया सुनो, तुम मेरी जिंदगी में बहुत मानी रखती हो और मैं तुमको अपना जीवन साथी देखना चाहता हूँ। ये एक जायज ख्वाहिश है, उम्मीद है तुम इस इजहार पर बुरा ना मानोगी। तुम ऐसा क्यों चाहते हो? इसलिए कि तुम मुझको अच्छी लगती हो और मैं तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। मैं चुप रही तो वो कहने लगा, गाजिया, अपना हाथ आगे करो। मैंने जब हाथ आगे किया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। बे-इख्तियार मेरी जुबान से निकला, बस बाबर, मैं इससे आगे नहीं जा सकती, और अपना हाथ खींच लिया। मैं चल दी तो इसने आवाज दी, गाजिया रुक जाओ, साथ चलते हैं। मैं ठहर गई और हम साथ बाहर आए। वो कहने लगा, मैं अपनी गाड़ी में तुमको घर छोड़ देता हूँ। जब मैं घर पहुंची तो परेशान और सहमी हुई थी क्योंकि बाबर ने इजहार मोहब्बत कर दिया था। अब इसके साथ रहना मानी रखता था और उसको छोड़ देने से वो रंजीदा होता। सोच रही थी क्या करूं। परेशान थी और इस परेशानी में फिर आतिफ याद आया। बार बार उसकी याद जहन के उफक पर मनलाने लगी। खुदा की करनी इसी वक्त आतिफ का फोन आ गया। बोला, इतने दिन हो गए गाजिया तुम मिली हो और ना फोन किया है। मैं पढ़ाई में मसरूफ थी आतिफ, मैंने कहा। जिस रोज ततील होगी तुम घर आ जाना, भैया भी होंगे, हमारे साथ खाना खाना। फिर मैंने ज्यादा बात ना की, फोन बंद कर दिया, मगर दिल बेताब रहा कि क्यों फोन जल्दी बंद कर दिया। क्या बाबर की वजह से? तभी सोचा कि बाबर को तो मैं जानती नहीं, जबकि आतिफ बचपन का साथी है और उन लोगों को हमारे घर वाले न सिर्फ जानते हैं बल्कि पसंद भी करते हैं। मेरे लिए यकीनन आतिफ ही बेहतर रहेगा। मुझे बाबर से किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए क्योंकि वो अब अपना इरादा जाहिर कर चुका है। अगले रोज यूनिवर्सिटी आई तो वो मुंतजिर था। आतिफ की वजह से मैं इससे किनारा करना चाहती थी, मगर ख्याल आया कि एक बार बाबर से बात करके इसको उसकी गलती का एहसास तो दिलाना चाहिए, वरना वो किसी झूठी आस में रहेगा। हकीकत ये थी कि वो बहुत अच्छा सुलझा हुआ, मुहज्जिब और खूबसूरत इंसान था। अगर मेरे दिल में पहले से आतिफ का ख्याल न होता तो मैं जरूर बाबर को अपनी जिंदगी का हिस्सा तस्लीम कर लेती। अब मुझे कहना ही पड़ा कि बाबर, जो तुम सोच रहे हो वैसा नहीं हो सकता, लिहाजा क्यों ना हम अलग रहे। वो बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं जबरदस्ती तो तुमसे बात नहीं कर सकता। अगर तुम चाहती तो मुझसे बात ना करती, ये तुम्हारा हक था। मैं तुमको कभी मजबूर नहीं कर सकता था, लेकिन तुमने बात की और मेरी मुराद बराए। अब तुम चाहो तो मुझसे मिलो, चाहो ना मिलो, मेरे दिल में जो मकाम तुम्हारा है वो हमेशा रहेगा, इसको तुम नहीं छीन सकती।
ये बातें कुछ इस तरह दुख से इसने कही कि मेरा दिल भी मोम हो गया और मैंने फैसला किया कि बाबर से मिलूंगी, बात भी करूंगी। जब सालाना इम्तिहान हो जाएंगे हमारे बात करने का सिलसिला अज खुद मुनक़ते हो जाएगा। वक्त गुजरने लगा और हम इकट्ठे होते, बात करते। यूं वक्त के साथ साथ इसकी जगह मेरे दिल में बुनती गई और बाबर मुझे अच्छा लगने लगा। मगर मेरे जहन से आतिफ का ख्याल भी ना गया। गोया अब मैं ज़हनी तौर पर 2 कश्तियों में सवार थी और अपने अंजाम से बेखबर थी। एक दिन आतिफ घर आया तो इसने भी यही बात कही कि गाजिया तुम्हारे इम्तिहान हो लें फिर अम्मा तुम्हारे भाई से रिश्ता तलब करेंगी। उम्मीद है तुम्हारी बहनें और भाई इनकार ना करेंगे। इसकी बात सुनकर मुझे खुशी होनी चाहिए थी, लेकिन मैं खुश होने की बजाय परेशान हो गई। इसने मेरी परेशानी को भांप लिया और पूछा, सच बताओ, क्या बात है कि तुम मेरी गुफ्तगू सुनकर खुश होने की जगह परेशान हो गई हो? मैंने टालना चाहा मगर वो नहीं टला, बल्कि कहने लगा कि सच बता दो वरना मैं भी परेशान रहूंगा और आइंदा तुमसे भी बात ना करूंगा। इस पर मुझे बताना ही पड़ा कि यूनिवर्सिटी में एक लड़का है जिसका नाम बाबर है। वो मुझसे बात करता है और मैं चाहती हूँ कि इससे बात ना करूं। आतिफ ने कहा, मुझे पहले ही अंदाजा था कि कोई ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहती हो, तो फिर ऐसा करो, अगर वो तुमको अच्छा लगता है तो मुझे छोड़ दो। मैंने कहा, आतिफ अगर इसके लिए मेरे दिल में ऐसी बात होती तो मैं उसको अपना लेती और तुमसे बात ना करती। वो मुझे पसंद नहीं है। अगर इसको मैं पसंद हूँ तो ये इसका मामला है और किसी के दिल पर उसका इख्तियार होता है, किसी दूसरे का नहीं। अगर तुमको वो पसंद नहीं है तो बात क्यों की? मुझे खबर ना थी कि इसके दिल में किया है, इसलिए बात कर ली थी, मगर अब ना करूंगी। वो कहने लगा, आज अच्छी तरह फैसला कर लो कि तुमने किससे वास्ता रखना है और किससे नहीं रखना है। बेहतर तो यह है कि इसी से वास्ता रखो और मुझे छोड़ दो कि वो तुम्हारा यूनिवर्सिटी फेलो है। जब उसने ये कहा, मुझे यूं लगा जैसे मैंने आतिफ को नहीं किसी बड़े खजाने को खो दिया है। मैं रोने लगी और तभी आतिफ को इसकी अहमियत का एहसास दिलाने लगी। मैंने इससे मुआफ़ी भी मांगी और बाबर से ना मिलने का अहद किया तो आतिफ नरम पड़ गया। कहा, अच्छा ठीक है, मैं वाकई तुमसे प्यार करता हूँ और मेरी माँ बरसों से तुमको बहू बनाने के ख्वाब देख रही है। यही तुम्हारी मरहुमा माँ की ख्वाहिश भी थी और मुझको आंटी मरहुमा की आरज़ू का पास है कि मेरी अम्मा की बेस्ट फ्रेंड थी। मैं हफ्ता भर यूनिवर्सिटी न गई कि जाऊं भी तो बाबर से सामना होगा। वो वालेहाना मेरी जानिब बढ़ेगा और मुझसे बात करेगा तो मैं अचानक कैसे इसको धचका लगाऊं कि मुझसे बात मत करो। इसी सोच में थी कि बाबर का फ़ोन आ गया। कहा कि क्यों नहीं आ रही हो? खैर तो है, मेरा तो एक दिन भी तुम्हारे बगैर नहीं गुजरता, हर तरफ तुम ही तुम नजर आती हो। अब मैं एक रोज भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम नहीं आओगी तो मैं खुद तुम्हारे घर चला आऊंगा। इसकी बातें सुनकर मैं सुन हो गई। अल्लाह, ये क्या कि एक तरफ मैंने आतिफ से शादी का अहद कर लिया है और वो भी संजीदा है। इसके और मेरे घर वाले हमारी शादी कराना चाहते हैं और उधर इस दीवाने का ये हाल है कि वो मेरे घर आना चाहता है। मैं शदीद ज़हनी दबाव और कश्मकश का शिकार हो गई थी कि मैं अब दोनों ही का सामना नहीं कर सकती थी। मैंने दोनों से राबता न किया तो आतिफ मेरे घर आ गया और शिकवे करने लगा कि मैं क्यों इससे बात नहीं करती, इसको फ़ोन भी नहीं कर रही। ये बातें मेरे भाई ने सुन ली। इसको बुरा लगा और उसने आतिफ की बहन को फ़ोन करके कहा, शादी एक अलग मसला है, मगर शादी से पहले इस तरह घर आकर मेरी बहन से तुम्हारा भाई बेतकल्लुफ़ हो, हमें पसंद नहीं। ये अच्छी बात नहीं, तुम इसको समझाओ वरना हम इसको अपनी बहन का रिश्ता ना देंगे। इस पर आतिफ की बहन बोली, भैया ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, क्यों ना हम उनकी मंगनी कर दी, फिर जब गाजिया के सालाना इम्तिहान हो जाएंगे तो हम शादी की तारीख रख लेंगे। मेरे भाई ने रुकया को कहा कि तुम्हारा भाई कुछ नहीं करता, जब तक वो कमाता नहीं शादी कैसे होगी। ठीक है, मैं आतिफ को समझाऊंगी कि वो कुछ काम करे, रुकया ने जवाब दिया। उन्हीं दिनों बाजी आई। मेरी बड़ी बहन जिनका नाम आसमा है, उन्होंने मुझे कहा कि गाजिया बेहतर है तुम आतिफ से राबता ना रखो, क्योंकि कोई भाई ऐसे लड़के से अपनी बहन का रिश्ता ना करेगा कि जिसका कोई करियर ना हो। रात को मैंने फ़ोन करके आतिफ को ये सारी बातें कही। वो बोला कि क्या कमी है हम में, हम खुशहाल और पढ़े लिखे लोग हैं, जब वक्त आएगा मैं कमाने भी लगूंगा। आतिफ को मेरी बातें सुनकर गुस्सा भी आया।
कहा कि क्या दुश्मनी है तुम्हारे भाई को मुझसे, आखिर वो ऐसा क्यों सोचता है? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? बेहतर है कि तुम अपनी बहनों से बात करो, अगर वो राजी हूं तो हम मंगनी कर लेते हैं। ये मुमकिन नहीं है आतिफ, भाई की रजा के बगैर हमारी मंगनी नहीं हो सकती। वो मायूस होकर बोला, गाजिया तुम ही बताओ फिर हम क्या करें? ये दुनिया हमें इकट्ठे जीने देती है और ना इकट्ठे मरने देती है। मैंने कहा, यही प्यार का दस्तूर है, तुम कुछ बनकर इज्जत से मेरा हाथ मांगोगे तभी हमको सच्ची खुशियां मिल सकेंगी, लिहाजा अपना वक्त मत ज़ाय करो और कुछ काम करने की सोचो। आतिफ ने बीए किया था, इसको अच्छी नौकरी नहीं मिली तो वो खामोश रहा, लेकिन अब वो खामोश नहीं बैठ सकता था। एक बार फिर वो मुलाजमत के लिए सरगर्दा हुआ। जब कहीं बात ना बनी तब इसने बाहर जाने का सोचा कि वहां जाकर कुछ कमा लूं। वो सऊदी अरब चला गया क्योंकि इसके बड़े भाई भी वहां थे। इसके जाने के बाद कुछ दिन में उदास रही, फिर इसका ख्याल भलाकर मैं बाबर से पहले की तरह मिलने और बात करने लगी। वो कहता था, गाजिया मैं चाहता हूँ कि जिंदगी का हर पल तुम्हारे साथ गुजारूं। वो ऐसी लच्छेदार बातें करता कि मैं उसकी बातों के सहर में खो जाती थी। मैं बाबर के खानदान के बारे में तो नहीं जानती थी, अलबत्ता आतिफ की तरफ से दिल मुतमईन था, वो अच्छे खानदान से था और उसके घर वाले सब हमको जानते थे। वो भी अच्छे लोग थे, लेकिन अब मामला सिर्फ आतिफ की वजह से उलझ गया था कि वो बैरून मुल्क चला गया था। आंख ओझल पहाड़ ओझल। तभी मैं एक बार फिर बाबर के बारे में सोचने लगी थी कि शायद यही मेरे हक में बेहतर हो। एक दिन मैंने सोच लिया कि आज बाबर से कहूंगी, अगर तुम वाकई मुझसे शादी के लिए संजीदा हो तो अपने घर वालों को हमारे घर भेज दो। मैंने जब इससे बात की तो वो बोला, आज तुम मुझसे यूनिवर्सिटी से बाहर मिलो, मैं तुमको कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ। मैं उसके साथ चली गई। वो मुझको एक रेस्टोरेंट ले गया जहाँ हमने खाना खाया और फिर उसने एक खूबसूरत डब्बा निकाला जिसमें जेवरात थे। उसने अंगूठी मेरी उंगली में डाल दी और कहा कि अब ये नेकलेस और ब्रेसलेट भी पहनो। मैंने कहा, तुम क्यों इतने कीमती तोहफे लाए हो? कहा कि ये मेरी खुशी है। फिर नेकलेस पहनने पर बहुत इसरार किया तो मैंने पहन लिया और कलाई पर उसने ब्रेसलेट भी पहनाया। जब मैंने मना किया तो कहा कि अगर नहीं पहनूंगी तो मैं उनको फेंक देता हूँ। इम्तिहान खत्म हो गए तो हमने यूनिवर्सिटी को खैर बात कहा और फिर मेरा काफी दिनों तक बाबर से राब्ता ना हो सका। उन्हीं दिनों आतिफ की अम्मा हमारे घर आई और मेरा रिश्ता बाकायदा तलब किया, क्योंकि अब आतिफ सऊदी अरब में बहुत अच्छा कमा रहा था। इसने मेरे भाई की शर्त पूरी कर दी थी। घर वाले मेरी आतिफ से जल्द शादी करना चाह रहे थे और मैं अभी तक गोमगू में थी कि क्या फैसला करूं। बाबर का फोन आया। कहा कि फोन क्यों नहीं करती हो, जबकि मेरा जी चाहता है कि सारा दिन तुमसे बातें करूं और हमारी बातें भी खत्म ना हों। और बताओ मेरे गिफ्ट तुमको कैसे लगे? मैंने कहा कि मैं रोज उनको देखती हूँ और खुश होती हूँ, मगर बाबर एक बात तुम्हें बतानी है और वो ये है कि कहीं ये गिफ्ट मुझको वापस ना करने पड़े। अभी ये बात मैं कर रही थी कि भाई आ गए और मैंने फोन बंद कर दिया। अगले रोज यूनिवर्सिटी गई, बाबर भी आया था। कहने लगा, हम रेस्टोरेंट चलकर खाना खाते हैं। इस पर मैं परेशान हो गई और मैंने इसको कहा, बाबर मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे घर जल्दी जाना है। वो इसरार करने लगा कि ज्यादा देर ना बैठेंगे और जल्द आ जाएंगे। तब मैंने कहा कि मुझे अपनी दोस्तों को बताने दो क्योंकि हमने साथ वापस जाना था और अब वो मेरा इंतजार करेंगी। मैंने नौशीन से कहा कि मैं बाबर के साथ जा रही हूँ, ये मुझे मेरे घर ड्रॉप कर देगा, तुम लोग चली जाना और मेरा इंतजार मत करना। हम रेस्टोरेंट गए, खाना खाया। इतने में मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया जो बाबर के नंबर से एक रोज कबल भेजा गया था। मैंने इसके सामने पढ़ा। लिखा था, बाबर आपके साथ संजीदा नहीं है, वो बहुत जल्द आपको छोड़ देगा क्योंकि वो शादीशुदा है और आप बाद में बहुत पछताएंगी। मैं आपका खैर खा हूँ। मैंने मोबाइल इसकी तरफ बढ़ा दिया और जब बाबर ने ये SMS पढ़ा तो वो सोच में डूब गया। मैंने पूछा कि ये आपके मोबाइल से आया है, किसने किया है और क्यों किया है? वो इस बात का भी जवाब ना दे सका। मैंने कहा, मैं ये सोच रही हूँ कि शायद आपने खुद किया है ताकि मेरा रद्द अमल देख सकी। ये भी हो सकता है किसी ने शरारत की हो और तीसरी बात ये भी हो सकती है कि ये सच हो। इस पर कहा कि नहीं, तुम्हारी तीसरी बात ठीक नहीं है।
अब वो ऐसे चुप था जैसे इसको सांप सूंघ गया हो। इसकी सारी शोखी खत्म हो चुकी थी। तभी मैं हैरान थी कि मैंने तो इस मैसेज को इतनी संजीदगी से नहीं लिया। बाबर ने क्यों इस कदर असर लिया है? इस मुलाकात के बाद 10 रोज तक बाबर ने राबता न किया। मैंने ही फोन किया तो इसके दोस्त ने रिसीव किया और बताया कि ये मोबाइल मेरा है, बाबर ने मांगा हुआ था और मैंने ही आपको वो मैसेज किया था। बाबर मुल्तान चला गया है क्योंकि इसकी बीवी ने एक फर्जंद को जन्म दिया है और वो अस्पताल में है। वो मेरा मोबाइल घर ना ले जा सकता था, लिहाजा मुझे वापस कर गया है। तभी मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू रवा हो गए। मैंने अल्लाह से दुआ की, ये अल्लाह मेरा एक बार इससे राब्ता हो जाए ताकि मैं इसको ये कह सकूं कि बाबर तुमने जो किया बहुत बुरा किया। ऐसा धोखा किसी और से फिर मत करना वरना अपने रब को नाराज कर लोगे, क्योंकि धोखा दही अल्लाह पाक को पसंद नहीं है। उन्हीं दिनों आतिफ सऊदी अरब से आ गया, इसके भाई भी साथ आए थे। उन्होंने मंगनी की रस्म करनी थी, वो हो गई। इसके हफ्ता बाद हमारी शादी हो गई क्योंकि आतिफ को वापस जल्द जाना था। वो मुझको पाकर बहुत खुश था। खुश तो मैं भी थी लेकिन दिल में शर्मिंदा थी और खुदा की शुक्रगुजार भी कि इसने मुझे गले में गिरने से बाल बाल बचा लिया था। अगर बाबर का दोस्त बर वक्त मुझको खबरदार न करता तो यकीनन मैं आतिफ की बजाय बाबर के हक में फैसला कर लेती और उसके बाद आतिफ को खोकर एक शादीशुदा मर्द के चुंगल में फंस जाती तो सारी उम्र पछताती रह जाती। यूं शादीशुदा मर्द लड़कियों की जिंदगियां खराब करते हैं। उनका तो कुछ नहीं बिगड़ता मगर लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आतिफ मुझसे मुखलिस था, इसलिए खुदा ने इसका इखलास पसंद किया जिसका इनाम मुझे भी मिला और आज मैं इसके साथ एक खुशो खुर्रम जिंदगी गुजार रही हूँ। खुदा हर लड़की को ऐसी गलती से बचाए जो मुझसे सरजद होने वाली थी। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।